बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रिदा ज़फ़र घुम्मन एंड यू आर वॉचिंग योर वेरी ओन एंड फेवरेट शो सिटी एट 10। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से हैं। और आज सुबह हुई है तो मौसम इंतहाई खुशगवार था। कहीं कहीं बारिश हो भी रही है मुख्तलिफ़ इलाकों में। और इस खूबसूरत मौसम में एक खूबसूरत बात के साथ इस खूबसूरत शो का आगाज़ करूँगी कि मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, हमेशा पैरों के नीचे होती हैं। तो इस रिमाइंडर के साथ आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले चलेंगे अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ। अच्छा जी, 300 मेगावाट का शॉर्टफॉल है और हब्स में घंटों लोड शेडिंग। लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब 5000 मेगावाट तक जा पहुंची। पंजाब में प्लास्टिक रोड मुतारिफ कराने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्लास्टिक रोड की तामीर के लिए लैंड तलब कर लिया है। आटे चीनी की जखीरा अंदोजी करने वाले जेल जाएंगे। 50 किलो चीनी का थैला 6800 से बढ़कर 7000 का हो गया। सेफ सिटीज अथॉरिटी के मुहर्रम उल हराम के लिए खुसूसी सिक्योरिटी इंतजामात। 650 से जायद कैमरों से जुलूसों की 24 घंटे कवरेज होगी। तो इन टॉप स्टोरीज को डिस्कस करने के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं, दुर नायाब और इमरान यूनस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आए हैं ऑफिस तो रास्ते में कहीं बारिश हो रही थी? मैं असल में राइविन रोड की साइड से आया तो अनफॉर्चुनेटली कह लें या फॉर्चुनेटली कह लें कि बारिश नहीं अभी नहीं हो रही है, लेकिन इमरान के रास्ते में शायद बारिश थी। बिल्कुल ऐसा ही है। इकबाल टाउन, समनाबाद और वादर रोड के इलाकों में बारिश जो है वो अच्छी खासी हो रही थी। आयशा कह रही है कि इमरान का थैंक यू कर दे कि वो ऑफिस पहुंच गए। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि मैं लिटरली बल्कि आयशा को पता है बारिश होती है तो मैं रुक जाता हूँ। अभी भी मैं बारिश इतनी तेज़ थी कि मैं रुक गया और बाकायदा चूँकि वो एक जर्नलिस्टिक अप्रोच है ना, तो रुक के मैं अच्छा वीडियो बना रहा हूँ और लोग जो है वो मुझ पे हंस भी रहे हैं कि आप गाड़ी से बाहर निकल के दरख्त के छांव एक तो बारिश चले हो रही थी, लेकिन लाइट का जो मसला है वो हमारा मुझे नहीं लगता इस बारिश के बाद भी हल होगा। हब्स एक तो शदीद है, ऊपर से 300 मेगावाट का शॉर्टफॉल है और बिजली की तलब 5000 मेगावाट तक जा पहुंची है। इंतहाई अजियत का सामना है। हर 5 मिनट बाद लाइट जा रही है और सारी रात नहीं सो पाते। सुबह को ऑफिस आते इसी वजह से लेट हो जाते हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है। क्या करें? शहरी जो है ना अभी भी खुदा का शुक्र अदा करें कि ये लेस्को और जो नेशनल पावर कंपनी है उन्होंने अभी भी रहम खाया हुआ है। अदरवाइज माजी में जितनी लोड शेडिंग इन अयाम में होती थी अभी उससे कम है। तकलीफ तो लोगों को है, अभी भी है। ये जो शॉर्टफॉल है अच्छा, पहले इमरान लोड शेडिंग होती थी, 1 घंटा बिजली जाती थी, 1 घंटा आती थी, या तो फिर बताया जाता था कि चले 3 घंटे नहीं आनी है, फलाना टाइम है। अब तो 5 मिनट बाद जा रही है, 5 मिनट आ रही है। यूपीएस चार्ज नहीं होते, वो भी बंद हो जाते हैं। इसका एहसास मुझे रात को हुआ है। आप यकीन जाने कि मैं बार अपनी घड़ी देख रहा था कि 1 घंटा गुजर चुका है, अभी लाइट नहीं आई और 1.25 घंटे बाद लाइट जो है वो आई और मुझे पता नहीं चला कि ये किस किस्म का शेड्यूल है। मेरे ख्याल से शेड्यूल जारी कर देना चाहिए कि इस घंटे में लाइट आएगी। अच्छा रिदा, इसमें कसूर ये भी है कि जो अननेसेसरी और अनजस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरह लेस्को जो है वो पंजाब हुकूमत के मातहत नहीं, लेकिन लेस्को जो है वो पंजाब की कंपनी है, वो लाहौर के पंजाब के कैपिटल लाहौर के अंदर वो बिजली फराहम करती है, लेकिन लेस्को को वज़ीर आला पंजाब या उनकी कबीना या कोई बंदा उनको कुछ कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? वो डायरेक्टली जो एम्पावर्ड है वापडा और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट। आपको याद होगा कि ये फ्लाईओवर जो लेट हुआ लाहौर ब्रिज का, उस पर वज़ीर आज़म खुद आए, निगरान वज़ीर आला भी खड़े थे, मौजूद थे। उन्होंने पूछा कि बिजली का इशू है, बिजली का इशू क्यों है जी? उन्होंने कहा जी आप देख लें, आपके सामने प्राइम मिनिस्टर एम्पावर्ड है। उन्होंने कहा जी मुअत्तल कर दें फौरी तौर पे। उनके साथ मुशीर थे आहा चीमा साहब, ने जहाँ साहब इसको मुअत्तल करें। भाई बात यह है कि आप किसी लेस्को के अफसर को मुअत्तल तो दूर की बात, आप सोच भी नहीं सकते कुछ कहेंगे। वो इतने ज़्यादा एम्पावर्ड हो चुके हैं और पंजाब में रहते हुए, लाहौर में रहते हुए, कोई तो अथॉरिटी है ना उनके बात इंतजामी है। कौन जिम्मेदार है? बात इंतजामी है। आपको लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर सर्व करने वाले तमाम इदारे पंजाब के मातहत करने होंगे, ठीक है। आपको उनको विफाक की जो छतरी दी हुई है ताकत की, वो खींचनी होगी। आपको उनको जवाबदेही के एक दायरे में लाना होगा। आपको उसके अंदर रहमो करम जो
उनको एहसास नहीं है ना। तो वफाक की छतरी एक उनका वो क्यों है, सेफ प्लेस क्यों है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो सकती? ये बैड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये बैड डिस्ट्रीब्यूशन है। वो अपने आप को समझते हैं कि हम बाला तर रहे हैं। अगर आपको एक शट डाउन भी लेना हो तो उसकी मंजूरी फेडरल से आती है। लाहौर शहर में एक शट डाउन भी पंजाब हुकूमत नहीं ले सकती, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट लेट होते हैं, कोई इमरजेंसी वर्क लेट होते हैं। और दूसरी बात है एहसास जिम्मेदारी की, वो लेस्को में नहीं आ सकती जब तक वो मुफ्त बिजली उनकी बंद नहीं होगी। उनके फ्री यूनिट्स, उनके ख़ानदान के, उनके लले तलले, वो जब तक बंद नहीं होंगे उनको एहसास नहीं होगा। आप ये देखें ना कि आज तक बिजली चोरी जो है ना, मैं कहता हूँ कि लेस्को, मैं सिर्फ लेस्को की बात कर रहा हूँ, बाकी फेस्को और बाकी सारी चीज़ें उनको छोड़ें, गैपको वगैरह इनको छोड़ें। सिर्फ लेस्को एक बार मीडिया पर आकर ये कह दें कि जी लाहौर में कहीं बिजली चोरी नहीं हो रही, ये कह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये खुद इसमें इन्वॉल्व होते हैं। खैर, जो इशू है अभी बेसिकली अगर उनकी बात करें, शहरियों को जिन मुश्किलात का सामना है उसको भी बस अभी साइड पे रख दें। बस ये लेस्को के लाइन लॉसेस जो हैं इनको भी अभी साइड पे रखें। असल जो इशू है ना वो ये है कि एक तो हम पानी से, सस्ती तरीन बिजली जो है ना वो पानी से बनती है, पानी से बनती है। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि प्रोजेक्ट जो हैं वो बनते ही नहीं हैं। जो बन रहे होते हैं वो इतने तवील हो जाते हैं। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी भी पाइपलाइन में हैं, जो कि बन भी रहे हैं और पता नहीं उन पर स्लोली काम जो है ना वो हो रहा है। सबसे पहले तो हमें पानी से सस्ती बिजली पैदा करनी होगी। अगर जब तक वो बिजली पैदा नहीं होती तब तक हमें सोलर की तरफ जाना होगा। सारी दुनिया में ये चीज़ें होती हैं। पूरी दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इसी तरह कामयाब हुए हैं कि जब उन्हें पता चल गया, वो तो प्लानिंग करते हैं ना कि अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल में हमें किन मसाइल का सामना है। बड़ा मसला है हमारी हुकूमतें, बताता हूँ ना मैं, हमारी हुकूमतें करती क्या है। हमारी हुकूमतें बहुत अच्छी प्लानर हैं। प्लानिंग क्या करती हैं? हमने IMF के सामने कशकोल कैसे रखना है, हमने किस दोस्त मुल्क से जाके कर्जा मांगना है, किस दोस्त ममालिक से कर्जे लेने हैं। इनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि हमने अपने पाँव को कैसे मजबूत करना है। ये भी नहीं सोचते कि हमने कर्जे कैसे वापस करने हैं। इनकी सारी सोच अप्रोच यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्जे हासिल कर लिए जाए। भाई ठीक है, आप कर्जे लेते हो तो यार ऐसे प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाओ ताकि आप लोगों को दोबारा कर्जों की जरूरत ना पड़े। आज तक तो बिजली तो हम पैदा नहीं कर पाए, ठीक है। अच्छा, जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पहले उन पे तो काम कर ले, वो भी एक दूसरी बात है। जो ऑलरेडी आपके पास बिजली की पैदावार है उसको आप इतना ऑर्गेनाइज कर लें, लाइन लॉसेस को कम करें, बिजली चोरी पे पहले काबू पाएं, तो आधा मसला तो यहीं पे हल हो जाएगा। नए प्रोजेक्ट्स की जरूरत तो बाद में आती है। मैं अक्सर प्रोग्राम में कहता हूँ कि इमरान ना बहुत आइडियलिज्म का शिकार है और इसको इससे ना थोड़ा सा वापस आना होगा। इस मुल्क में आइडियलिज्म वाली बातें कर रहे हैं। हम पानी संभालने की कैपेसिटी नहीं रखते। अभी आपके सामने सैलाब और बारिशों वाली सूरत हाल पैदा होनी है, हमें समझ नहीं आएगा कि पानी ने कहाँ जाना है। पानी ने अपना रास्ता खुद लेना है। जाया करते हैं ना हम, जाया करते हैं। आपकी खेत खलियान, आपकी आबादियाँ, हर चीज़ को वो मलिया मेट करता हुआ पानी जो है वो निकल जाएगा। आपके पास कैपेसिटी नहीं है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, स्टोर करने की क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, कहाँ पे हमने विंड मिल लगाए हैं कि जी हम इस हवा से बिजली पैदा करने का मंसूबा कराएं। हमारे पास वो प्लानिंग नहीं है। अच्छा चलें, सियासत की बात तो दूर की बात है, वो तो थोड़ी देर के लिए आते हैं, 5 साल, 3 साल, 2 साल चले जाते हैं। आपके जो इदारे हैं उनके अंदर इतनी ज़्यादा अंडर कैपेसिटी आ चुकी है, उनके अंदर इतना ज़्यादा इंडिसाइसिवनेस, फैसला ना करने की वो शिकार हो चुकी हैं। जितने भी NDM है, आपका PDM है, ये काम तो उनके करने वाले हैं। आपके इलेक्ट्रिसिटी की पावर सप्लाई कंपनीज हैं, वापडा है, उसके ऊपर सारी चीज़ें हैं। कोई बंदा भी फैसला करके इनिशिएट लेने को तैयार। वो कहते हैं जी जो इनिशिएट लेगा ना वही कि जो बोले वही कुंडी खोले वाली बात है कि फिर हमें काम करना पड़ जाएगा। तो अब हर एक की ये अप्रोच हो गई है कि अगर हमने कोई बात कर दी ना तो ये हमारे गले पड़ जाएगी, फिर हमें काम करना पड़ेगा, फिर हमें जवाबदेही पे जाना पड़ेगा। वो नहीं करना। अब इनिशिएटिव जब तक नहीं लेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं? आपकी इनिशिएटिव्स की आप बात कर रहे हैं। हमारी हुकूमतों का वतीरा हमेशा से ये रहा है, इक़्तिदार में आओ, अपने मुखालफिन जो है, ठीक है, उनके खिलाफ केसेस बनाओ और अपना कहने वाला था अपना अगला इलेक्शन। इमरान कहते हैं पानी से बड़े मंसूबे, पानी से जी सैकड़ों मंसूबे KPK में शुरू किए। आप मुझे कोई 2-4 ही दिखा दें वजह के जो सर चढ़ गए हो पिछली गवर्नमेंट। यही असल मसला है ना। ये क्या करते हैं ये भाई, वो भी लीडर आइडियलिज्म का शिकार थे। खबर है इसी से जुड़ी है कि एक तरफ तो बिजली आ ही नहीं रही, मसले मसाइल हल नहीं हो रहे और नया कनेक्शन भी अब महंगा कर दिया और सिंगल फेज मीटर 4000 से बढ़ाकर
7,400 का कर दिया गया है। मतलब 80% महंगा कर दिया। उन्होंने कहा जी कि रेवेन्यू और तो कहीं से हम अब नहीं, बढ़ा नहीं अब सकते, तो हम 4000 का मीटर 7000 में एक्स्ट्रा लेके जो है यूनिट्स ना के वो ऊपर टैरिफ बढ़ाया टैरिफ जा बढ़ा रहा है। दिया। आप यकीन जाने ये आई थिंक इसी वीक या आई थिंक जुमे को पेट्रोल सस्ता हुआ है, जुमे को या जुमेरात को अभी पहली दफा मैंने सुना है कि पेट्रोल सस्ता हुआ है और बिजली महंगी कर दी गई है। ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना है, पता नहीं आप लोगों ने पहले कभी सूरत हाल फेस किया है कि नहीं। यहाँ पे पेट्रोल सस्ता हो रहा है और बिजली महंगी हो रही है, ये मंतक नहीं जो ये हुकूमत की जिस तरह हमने ये मेरी पैंट में 3 जेब पॉकेट्स हैं, एक शर्ट में होगी तो इधर का पैसा उधर निकाल के उधर से उधर का पैसा इधर, मैं करता रहूँ जी मैं तो बड़ा मालदार हो गया हूँ, ठीक है। अब पैसे वही घूम रहे हैं कि जो सब्सिडी आप 9 रुपए की पेट्रोल में दे रहे हैं वही कसर बिजली भी निकाल दी है, पैसे तो वही है ना आपके पास। आवाम को बेवकूफ बनाया। अगर आपको डेफिसिट आ रहा है, अगर आपको डेफिसिट आ रहा है कि जी हमने 9 रुपए पेट्रोल दिया, अब उसका खमियाजा देखें, अगर वही पैसे वो कहाँ से कमाए, वही आपने बिजली कमा लिए, उसी तरह कहीं और से डेफिसिट आएगा वहाँ पे पैसे डाल देंगे। बात मुझे एक नाम दे दें, कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक नाम जो पता चल जाए कि उसकी जिम्मेदारी है, जहाँ से ये ऑर्डर्स आएंगे और ये महकमा ठीक हो जाएगा। ये नहीं कोई इस पर एक नाम दे दें। छुपी बात नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, आपकी सुप्रीम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपका प्रेसिडेंट ऑफिस, ये एग्जीक्यूटिव और सुप्रीम अथॉरिटीज है। इनकी अथॉरिटीज के आगे बहुत सारी अथॉरिटीज के जो है ना जवाब बंद हो जाते हैं और ये फैसले उन्होंने करने होते हैं। उन्होंने अगर देखे ना, मैं आपको बताता हूँ, मामूली सी बात है, अगर ये फैसला आज हो जाए कि लेस्को का कोई एम्प्लॉय भी मुफ्त बिजली नहीं लेगा, ठीक है, मुफ्त नहीं लेगा, और रूल्स रेगुलेशंस बना दिए जाएं कि जुर्माने कवर हो जाएंगे, सारे लाइन लॉसेस कवर हो जाएंगे, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो सिर्फ ऑफिस एंड पिक एंड ड्रॉप के लिए जो है वो गाड़ी या उनके लिए ट्रांसपोर्ट फराहम होगी, उसके अलावा ना उनको गाड़ी मिलेगी ना उनको आपका पेट्रोल मिलेगा, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आपने सजेस्ट कर दिए, पंजाब हुकूमत को कोई इतराज नहीं, फेडरल में जाएगा, प्राइम मिनिस्टर के पास समरी या प्रेसिडेंट के पास समरी, आप मुझे बता दें, वो निकलवा के दिखा दीजिएगा वहाँ से ऑर्डर, आप कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकल जाए वहाँ से। इतना ज़्यादा माफिया बैठ गया है। जब आपने मुल्क की जो है वो तरक्की चाहते हैं ना, फिर आप पता कैसे डिसीजन लेते हैं। जिस तरह अभी आपने सवाल किया कि जिम्मेदार कौन है, देखिए सूबे का सरबराह कौन होता है, वज़ीर आला होता है। मुल्क का सरबराह कौन होता है, वज़ीर आज़म होता है। सरबराह का काम पता क्या होता है, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब लोग ये ना कहें कि जी ये ऑब्वियसली निगरान वज़ीर आला के अंडर काम करते हैं इसलिए ये उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। आप यकीन जाने, मैं कहता हूँ कि ये एक मिसाल है कि निगरान वज़ीर आला ने कुछ रोज़ कबल जो है वो दौरा किया था मरी का और इस्लामाबाद का। वहाँ पर जो उन्होंने स्टे किया, मुख्तलिफ मीटिंग्स की, मुख्तलिफ प्लानिंग्स की, सारा कुछ वो कुछ दिन रहे मरी में और इसके साथ साथ वो इस्लामाबाद में। 9 लाख रुपया पूरा खर्चा बना, जो कि हमने लिस्ट पूरी देखी ना, और वो 9 लाख रुपया जो है ना वो उन्होंने अपनी जेब से अदा किया, ठीक है। ये वो सोच होती है कि जब आप चाहते हैं कि यार आपने अवाम का पैसा जो है वो ज़ाया नहीं करना, संभालना है और तरीके से खर्च करना है। लेकिन रिदा, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे फंक्शन किए, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे यही तो बात है, उन्होंने पैसे दिए, वज़ीर आज़म दे के नॉट रीच एवरीवेयर, आपने कर दी, ठीक है। अगर वज़ीर आला दे सकता है तो बाकी ब्यूरोक्रेसी, बाकी आपकी अशराफिया क्यों नहीं? उनका काम है, ये ब्यूरोक्रेसी का काम है कि उन्होंने किस तरह से अपनी जिम्मेदारियां, शादी की तकरीबात हो रही हैं और वो सारी ये करते क्या, हाँ ये करते क्या है कि सरकारी जितने भी रेस्ट हाउसेस हैं बड़ी बड़ी हैं, उसके ऊपर जब बुकिंग होती है ना, उसके ऊपर नो शो डाल देते हैं। नो शो का मतलब है कि आपकी बुकिंग तो है, बुकिंग कह रहे हैं जी कि हाउसफुल है, बुकिंग है, ये वो, उसको शो नहीं करते और वहाँ पे जो है ना वो पैसे बचाने के सारे पैसे निकाल के या फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं या ऐवान वज़ीर आला का जो है वो ऑफिस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे काबिल अमर बात यह है कि इस पर तो निगरान वज़ीर आला का ऑफिस भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो भी पैसे पे कर रहे हैं, वो भी हर किस्म का अखराजात पे कर रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी ये ब्यूरोक्रेसी की या बड़े बड़े अफसरान की ये शाख खर्चियाँ का कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर ये कभी नहीं होगी। इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, इसको इन लोगों को थोड़ी सी शर्म दिलानी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, इम्प्लीमेंट करना होगा। ये सारी जिम्मेदारी जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर की तरफ उस पे ऐसा ही है, फेडरल गवर्नमेंट पे है। जब तक वहाँ से जो है स्ट्रिक्ट रूल्स और फिर इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जाएगा, बाकी ये इदारे ठीक नहीं होने वाले हैं। कोई इसका चांस नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और अपनी नेक्स्ट स्टोरी ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। और सबसे पहले ब्रेक के बाद हम बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की टुडेज वेदर में।
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और सुबह से मौसम थोड़ा सा खुशगवार हुआ है और महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है, कोमल असलम ने हमें ज्वाइन किया है और मौसम का तफसीली अहवाल हम उनसे जानेंगे। जी कोमल। जी बिल्कुल रिदा, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से हम बात करते हैं तो आज आसमान को बादलों ने अपने हसार में ले लिया है। कुछ इलाकों में वक्फे से बरसना शुरू भी हो चुके हैं। अगर बारिशों से मुतल्लिक बात करते हैं तो महकमा मौसमियात ने आज लाहौर शहर में 60% बारिश बरसने का इम्कान भी जो है वो जाहिर कर दिए हैं, यानी कि आज शहरी जो हैं वो खूब हल्ला गुल्ला करने वाले हैं, क्योंकि लाहौर ये पहले इस ताक में बैठे होते हैं कि लाहौर का मौसम खुशगवार हो और लाहौर ये इस मौसम से खूब जो है वो मज़ा तो बाला करें। इस वक्त जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी रिकॉर्ड की गई है, जबकि कुछ इलाकों में तेज़ बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। अगर बारिश से मुतल्लिक हम बात करते हैं तो मुस्लिम टाउन, वादत रोड और बांदी से मुतल्लिक बात करते हैं तो इकबाल टाउन और जौहर टाउन के इतराफ में बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद ठंडी ठंडी हवाओं ने मज़ीद तेज़ी के साथ लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो अपना जौवन दिखाना शुरू कर दिया है। हम देख रहे हैं कि हमारी हरियाली, पौधे, रंग बिरंगे फूलों की खुशबू जो है वह लाहौर शहर की फ़िज़ा में चारों इतराफ से जो है वो महकती और महकाती हुई नज़र आ रही है शहरियों को। इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो फूलों और पौधों की आपस में शरारतें हैं उसको लाहौर शहर के बासी अपनी आंखों से जब देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून महसूस करते हैं, क्योंकि हरियाली वैसे भी आंखों को ठंडक पहुंचाती है और जब मौसम खुशगवार हो, ठंडी हवाएं हो, महकती फ़िज़ा हो और लाहौर ये इन सब नज़ारों को अपनी आंखों से देख रहे हो, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में कैप्चर कर रहे हो, तो यकीनन ये यादें, ये हसीन लम्हात जो हैं वो काफ़ी देर आपके जहाँ पर मोबाइल में रहते हैं वहीं आपके दिलो दिमाग में भी अपनी जगह बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं लाहौर में मौजूदा टेम्परेचर से मुतालिक, तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। रिदा, आपने भी सुबह आते हुए इस बात को देखा होगा कि लाहौर शहर में सुबह सवेरे ही हमने देखा था सुरमई बादलों ने चारों तरफ से लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया था और महसूस यूँ हो रहा था कि आज जो है वो लाहौरियों की खैर नहीं है, हर तरफ जो है वो जल थल एक हो जाएगा और हर कोई जो है इस मौसम को खूब इंजॉय करेगा। इस वक्त जो है कुछ इलाकों में जहाँ पर बादल बरसे हैं उधर के शहरी तो बहुत ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि चलो हब से कुछ देर ही सही जान तो छूटी, लेकिन कुछ इलाकों में जहाँ पर अभी तक बादल नहीं बरसे वो लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि कब बादल बरसें और लाहौर ये बारिश को एंजॉय करें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया कोमल। मुझे लगता है बहुत आप मौसम एंजॉय कर रही हैं और आप बहुत एक्साइटेड हैं बारिश के हवाले से। थैंक यू सो मच। और कोमल से बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है मौसम के हवाले से और लेट्स होप कि आज बारिश होगी और हफ्स में थोड़ी कमी होगी, क्योंकि इसकी वजह से तबीयत भी जो है वो अजीब बोझल हुई है तमाम लोगों की। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग ये अमल है कि वज़ीर आला की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आया है कि प्लास्टिक से पायदार सड़कें बनाई जाएंगी और किस तरह से इस पर काम होगा और ये बहुत यूनिक इनिशिएटिव है। इमरान यूनुस का पहले हम रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कैसे देख रहे हैं इस इक़दाम को आप। रिदा, पहले तो मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि हमेशा यही बात होती है कि सारी डेवलपमेंट जो है वो लाहौर से शुरू होती है और जितने भी हुक्मरान पंजाब पर विराजमान रहे हैं उनका फोकस जो है वो लाहौर पे होता था। अब इसमें बात ये है कि जितने भी हुक्मरान रहे हैं वो जब भी कोई प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाते थे तो उसके अहदाफ तो मुकर्रर किए जाते थे, लेकिन कभी भी वो अपना हदफ जो है पूरा नहीं करते थे। दौरानिया होता था कि इसमें ये रोड बनेगा, इसमें ये प्रोजेक्ट बनेगा, लेकिन वो नहीं बनता था। चले, अगर बन भी जाता था उसके बाद होता क्या था, लाहौर शहर का सबसे बड़ा मसला ये था कि कहीं भी अगर सड़क बनती थी तो सिर्फ 6 माह मुश्किल से निकालती थी। 6 माह में मे भी इससे भी जल्दी जो है वो रोड्स ख़राब होती हों, चूँकि मैंने खुद देखा है कि इकबाल टाउन और समनाबाद के जो इलाके हैं, चूँकि मैं वहाँ पर रहता हूँ तो मैंने वो देखा है कि वहाँ 3 से 4 माह बाद जो है वो सड़कें दोबारा टूट फूट का शिकार जो है वो हो जाती थी। तो आवाम का पैसा भी गया, सरकारी फ़ंड भी गए और लोगों की जो तकालीफ थी वो दोबारा से हो जाती थी। इस गवर्नमेंट के हवाले से बात करें कि वज़ीर आला जो निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी उन्होंने जो इजलास कंडक्ट किया था जिसमें ये डिसीजन लिए गए, उसमें ये कहा गया था कि 107 प्रोजेक्ट्स हैं रोड्स के, उनके अहदाफ जो है वो मुकर्रर किए गए हैं और ये अहदाफ जो निगरान वज़ीर आला की अभी तक कारकर्दगी रही है वो ये रही है कि जो ये डेडलाइन देते हैं उससे सिर्फ कोई 1 हफ़्ता 2 हफ्ते तो आगे जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाते और वो प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल भी करवाते हैं जो डेडलाइन दी जाती है। अब दूसरी तरफ आ जाएँ जो जिसकी आप बात कर रही हैं कि अब रोड जो है वो नए बनेंगे, इस हवाले से ये अभी हम ब्रेक में यही बात कर रहे थे मैं और तुरे ने आपके पूरी दुनिया में
ये टेक्नोलॉजी जो है वो मौजूद है। अच्छा, इस्लामाबाद में इसका आगाज हो चुका है 2021 इन दिसंबर, 1 किलोमीटर रोड पे ये बना चुके हैं। जी बिल्कुल, और ये ज्यादा पायदार साबित हुई है। पायदार इसलिए होती है कि फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है कि अब आपको ये भी खबरें कब मिलेंगी इस प्रोजेक्ट के बाद कि जो ये रिसाइकल किया जा सकता है। ऐसे हॉस्पिटल्स का जो वेस्ट था exactly. हमेशा वो जो है वो भी गलत इस्तेमाल के लिए लाया जाता था। दूसरा यहाँ पर प्लास्टिक जो है वो बहुत ज्यादा खाम माल में मौजूद होता है, ठीक है, ज़ाया भी किया जाता है प्लास्टिक, तो ये अब जो है वो काबिल इस्तेमाल हो सकेगा। अच्छा, ये एक रोड आपकी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगी और पूरी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी जो है वो ऑलरेडी बड़ी कामयाबी से चल रही है। देखिए, जब नमी होती है ना उसमें जो स्फॉल्ट है, लुक बिछाने का अमल जो है वो मुतासिर होता है। इसलिए आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा बारिशों में जो है वो रोड कारपेटिंग नहीं की जाती, सड़कें नहीं बनाई जाती, उसकी यही वजह होती है। प्लास्टिक रोड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक तो वो मॉइस्चराइज ऑब्जर्व करता है, उसके अंदर ये मसला नहीं है कि जी बॉन्डिंग नहीं होगी लुक की, आपकी जो सॉल्ट है वो आपस में पकड़ नहीं पकड़ेगी, इस तरह की चीज़ें उसका मसला नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर बारिश होती है, पानी होता है किसी भी किस्म का, जिस तरह हमारा तो निकासी का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा फेल हो चुका है, पानी तो खड़ा रहना सड़कों में मामूल के मुताबिक है, और जब वो पानी उतरता है सड़कें खुश्क होती हैं तो इतने इतने गड़े पड़ चुके होते हैं उसके अंदर। एक वो चीज़ आपके सामने नहीं आएगी, कहीं से भी क्रैक, आपका जो गड़े पड़ना, आपके अच्छा, यहाँ पे कोई इलाका मुख्तस किया गया है कि कोई इस तरह की शाहराह बनाई जानी मेरा ख्याल है क्योंकि ओवरऑल तो बहुत ज्यादा 2600 किलोमीटर सड़कें इस पे ये पंजाब की टोटल सड़कें हैं और उसके ऊपर ये सारा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। लाहौर शहर की मॉडल सड़कों पे ये प्रोजेक्ट जो है वो इम्पोज किया जाएगा पहले झटके में। जिस तरह आप देखती है ना कि बड़े बड़े पैच लग रहे होते हैं कई कई मीटर के, सिर्फ गुंजानाबाद इलाके नहीं, आपके पोश एरिया जो है वहाँ पर भी आपको गड़े नजर आते हैं। आप उस पे पहले इंप्लीमेंट करेंगे। इस पे अब वज़ीर आला ने जो है वो LDA से प्लान या दीगर जो MCL है, जो मुतलका इदारे हैं, उनसे प्लान मांगा है कि आप प्लान दें, आप क्या चाह रहे हैं, क्योंकि वो तो चाह रहे हैं कि पूरे पंजाब में साइमल्टेनियस इस पे अमल हो। इस पे लागत भी कम आएगी क्योंकि वेस्ट मटेरियल ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसमें, है ना। तो टेक्नोलॉजी ये कोई बाहर से लेकर आएंगे या फिर ऑलरेडी मशीनरी हमारे पास मौजूद है? हमारे पास मशीनरी मौजूद है। अच्छा। आपकी ये मिक्सिंग करना, रीमिक्सिंग करने का सारा जो अमल है, जो सॉल्ट हम उखेड़ लेते हैं उसको रीयूज़ करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी इक्विपमेंट मौजूद है। हम करते क्या हैं, जो अमूमन ठेकेदार जो हैं वो 2 नंबरी ये करते हैं कि वो तमाम जो उखाड़ी हुई सड़क होती है उसको सॉल्ट को रीयूज़ मिक्सिंग मशीन में डाल के दोबारा से बिछा के नई जाहिर कर देते हैं और वही पैसे जो हैं उसमें कमाते हैं। और जाहिर बात है इदारे के इंजीनियर्स मिले होते हैं तो उसमें उनको मुश्किल कोई नहीं होती। तो उसी मिक्सिंग, उसी रीयूज़ मशीन में आप बहुत सारी चीज़ों को मिक्सअप कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। महाना मेरे ख्याल के मुताबिक महाना हज़ारों टन प्लास्टिक जो है ना वो इकट्ठा होता है और वो प्लास्टिक जो है अक्सर हम खबरें ये करते हैं कि इसलिए भी मुद्रिस रहता है। सॉरी मैं आपकी बात कर रहा था कि प्लास्टिक जो है ना वो तलफ नहीं होता है। हाँ। प्लास्टिक को जो मर्जी कर लें, जमीन में दफन कर दें, आप इसको पाताल में ले जाएं, आसमान पे ले जाएं, प्लास्टिक जो है ना आपको 25 साल बाद भी वही मिलेगा। नहीं आया वज़ीर आला को क्यों ख्याल आया है? देखिए ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं, ये तो अब मैं चले किसी की जातियत पे तनकीद नहीं करता। नहीं करे ना भाई, नहीं मैं नहीं कर सकता। इमरान के एक वज़ीर आला थे, वो तो बेचारे मुझ पे डाल दे, मुझे भी अंदर करवाएंगे। वो जो वज़ीर आला थे ना इमरान साहब के, जो वो बेचारे तो इतने गरीब थे, आपको पता है उनके घर तो बिजली भी नहीं थी, ठीक है, उनको तो पता ही नहीं था। उनको तो मेरा ख्याल है कि वो एक जोड़ा लेके लाहौर आए थे, वज़ीर आला बन गए। वो पूरे पंजाब के वज़ीर आला थे, अलग बात है, हमारे दोस्त थे, लेकिन हम पे मत डालें। अब अच्छा, जो दूसरे वज़ीर आला है वो बेचारे जो है ना उनको और ही फुर्सत नहीं थी, और उनके लिए पूरा सुबह सिर्फ गुजरात था। हाँ, उनका पूरा सुबह गुजरात था, ठीक है। अब जो तीसरे वज़ीर आला है ना, कम अज़ कम वो फॉरेन क्वालिफाइड है आपका, उसने पूरी दुनिया में काम किया है, पूरी दुनिया को देखा है। और मेरा ख्याल है कि मैं शायद उस वक्त स्कूल में होऊंगा जिस वजह CNN में इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में रिपोर्टिंग करते हैं। और इदारों को सबसे ज्यादा तकलीफ और परेशानी का सामना पता है क्या है कि ये खुद जर्नलिस्ट हैं और रिपोर्टर रहे हैं, हर इशू का पता है। मैं आपको हर इशू का बताता हूँ, ये मैंने CNN की बहुत पुरानी रिपोर्ट्स देखी हैं जिस दौर में ये रिपोर्टिंग होती थी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न एराज पे, और हम तो उस वक्त स्कूल में होते थे। और यकीन करें कि ये तो उस वक्त की चीज़ें आ जानी चाहिए थी अगर इस तरह की, और उनके टिप्स पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस तरह की होंगी। लेकिन जो मैंने आपको 2 वज़ीर आला का मुआवजा किया है ना, उनकी सोच तो बेचारों की उससे आगे नहीं जाती थी कि उन्होंने करना क्या है, उन्होंने किस तरह से जो इदारे फैसला करेंगे जिस पे इल्ज़ामात उन पर बहुत संगीन है, किक बैक्स लेने के, लापरवाही के, आपके काम ना करने के, बैड गवर्नेंस के, वो तो चलें वक्त बताएगा, वो तो इदारों का काम है, वो देखेंगे। लेकिन हमने इसको विटनेस किया।
हम यहीं थे, हम कोई कश्मीर नहीं गए हुए थे या इमरान साहब पता नहीं कुछ चाइना नहीं गए हुए थे। हमने विटनेस किया कि कितनी पुअर बैड गवर्नेंस थी वहाँ पे, कितना ज़्यादा इंडिसाइसिवनेस, फैसले नहीं होते थे, और कितना ज़्यादा सब स्टैंडर्ड काम करने वाले पैसे लेके फिर रहे थे कि जी हमारे काम हो जाए, और हमारे काम तो बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं। देखें ना, बहुत ही कम आपके ऐसे मेंबर असम्बली होते हैं जो 15-20 करोड़ रुपया अपना इलेक्शन पे लगा के असम्बली में आके फिर आके अवामी फलाह के मंसूबे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देखें ना, जो 15-20 करोड़ लगा के आता है वो किस लिए आएगा? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दुर्नियाब को भी पता है कि वो पैसे पूरे, वो तो उस पैसे की शुरुआत है, फिर वो आगे क्या क्या माल बनाते हैं वो सबको पता है। अब आप देखें ना, एंटी करप्शन देखें, नैब देखें, कितने केसेस जो हैं वो उनमें पड़े हुए हैं। अच्छा, फिर इमरान के वो फेवरेट वज़ीर आला नैब में पेश नहीं हो रहे, 12 पेशियां हो गई है, और वो नैब में पेश होकर नहीं बता रहे कि भाई आप एक गाड़ी पे आए थे अपने घर से, अब आपके पास लैंड क्रूजरें हैं, आपके पास डिफेंस पे प्लॉट्स हैं, पता नहीं क्या क्या है, जवाब दे देना आप आके, लेकिन वो नहीं पेश हो रहे। बात यही है कि जब आपका विजन ये हो ना कि आपने मुल्क को बेहतर बनाना है, सूबे को बेहतर बनाना है, शहर को बेहतर कराना है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है, तो इस तरह के मजीद इकदाम हमें देखने में जरूर मिलेंगे। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक के, और ब्रेक के बाद हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। हमारी अगली खबर है, आटे चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले अब जेल जाएंगे, और 50 किलो चीनी का थैला 6,800 से बढ़ाकर जी 7,000 का हो चुका है। कह तो दिया जाता है इमरान के जेल जाएंगे, जेल जाएंगे, अगर जेल गए होते तो आज ये हालत होती। देखिए जी, महंगाई एक तो ऑब्वियसली चीज़ें जब महंगी होती है लोगों को परेशानी होती है, लेकिन उस पर सोने पे सुहागा ये है कि जो मिडल मैन है ना, उसका किरदार बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो समझा जाता है। वो क्या करता है, ऑब्वियसली मंडी से सामान उठाया या खेतों से सामान उठाया, उसके बाद क्या करता है, जब तक वो मार्केट में डिलीवर करता है ना, तो यहाँ तो वो कीमतें बढ़ा देता है, यहाँ वो देखता है कि अगर इस चीज़ की किल्लत है, वो उसको मज़ीद जो है वो उसको ज़ख़ीरा करना शुरू कर देता है, और मार्केट में तब निकालते हैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत बढ़ती है और कीमतें जो हैं वो आसमान पे पहुँच जाती हैं, फिर उन चीज़ों को जो है वो मार्केट में पहुँचा देते हैं। और उसके बाद होता क्या है, दुकानदार जो है वो उसमें भी अपने हाथ जो है वो साफ़ करता है। क्या करता है कि अगर उसके पास कोई 50 किलो का कोई थैला पड़ा है, वटावर वो चीनी का है, आटे का, किसी चीज़ का, तो वो थोड़ा थोड़ा करके देगा और ज़्यादा कीमत पे जो है वो उसको बेचेगा। हमेशा माजी में भी यही होता रहा है कि बहुत कम मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत कम रेट्स होती हैं, बहुत कम ऐसी चीज़ें जो है वो सामने आती है कि किसी गोडाउन पर जो है वो रेट की गई है जिससे बोरियां जो है वो बरामद हो, और कुछ अर्से के लिए एक मुहिम चलती है, जी बिल्कुल चलती है, और उसके बाद फिर वो ठंडा काम जो है ना वो हो जाता है, और आपके मजिस्ट्रेट जो है जारी किए जाते हैं, फिर वो एक मुहिम चलती है, आपके पास जो जिला इंतजामिया के मजिस्ट्रेट्स की फौज है वो फिर हाथों पे हाथ रख के ठंडे कमरे में जो है वो बैठ जाती है और अपने ड्राइवर्स को या मुलाजिम को बाहर निकालती है। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू और ऐसे डिफरेंट, मैं कहता हूँ चलें आपकी बहुत एक्सरसाइज होगी, लेकिन क्या किसी असिस्टेंट कमिश्नर ने, डिप्टी कमिश्नर ने, कमिश्नर ने, सेक्रेटरी ने, चीफ सेक्रेटरी ने खुद जाके चीनी खरीदी? क्या कभी किसी ने जाके ये परवाह की कि हम एक लेमैन की मुश्किलात को देखते हुए देखें कि हम क्या कर सकते हैं? जब ये इस प्रोसेस से गुजरेंगे, जब मैं और आप चीनी लेने जाएंगे तो हमें पता लगेगा ना कि बाजार में किस भाव क्या बिक रहा है और उसके लिए प्रॉब्लम क्या है, और अगर वो भाव में बिक भी रहा है तो वो मिल नहीं रहा, और अगर मिल नहीं रहा तो लोग बेचारे किस किस तरह से ब्लैक सिस्टम में जाके वो चीजें ले रहे हैं। अब आप ये देखना, चीनी आपकी 145 रुपए किलो पे बिक रही है, कोई ये बंद कमरे में बैठ आती है बात, 145 रुपए किलो चीनी बिक रही है बंद कमरे में बैठ के, जहाँ पे 40 डिग्री बाहर सेंटीग्रेड हो और आप 15 डिग्री सेंटीग्रेड में बैठ के फैसले करें गुड गवर्नेंस के। आप मुझे बताएं, ये हो सकता है? इम्पॉसिबल है। और हमारे अब ब्यूरोक्रेसी हैं, चाहे इशराफिया है, चाहे रिलीफ देने वाले जिम्मेदार अफसरान हैं, उनको ठंडे कमरे, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े प्रोटोकॉल, आगे पीछे पुलिस वालों की आदत पड़ गई है, और जिसको ये आदत पड़ जाए ना वो कभी किसी का एहसास नहीं फिर कर सकता। स्पेशल ब्रांच की मॉनिटरिंग की हिदायत, तो पहले मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है? हो रही है, स्पेशल ब्रांच जो है वो पहले भी मॉनिटरिंग करती थी, पहले भी रिपोर्ट्स बनाती थी। स्पेशल ब्रांच की ही ये रिपोर्ट्स हैं कि मजिस्ट्रेट जो है वो काम नहीं करते, एसीज जो है वो काम नहीं करते, नीचे जो स्टाफ जो है जो रेड करता है उसमें ड्राइवर्स होते हैं या दफातर के उनके बंदे होते हैं जो रेड करते हैं। आपको मैं आज एक बहुत बड़ी बात इंकशाफ करने लगा हूँ, और सारे भी सुन लें इस चीज़ को। होता क्या है? होता ये है कि मजिस्ट्रेट जाता है, उसका बल्कि अब वो भी नहीं जाता, उसका एक अहलकार जाता है, जाके कहता है जी कि बड़ी मेहरबानी है, आज हमें टारगेट मिला है, हमने कोई 1 लाख रुपए जुर्माना इकट्ठा किया, तो सारे 2-2 हज़ार रुपये जो है ना वो डाल देते हैं दुकानदार।
वो 1 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं, उसमें वो रिपोर्ट जमा कराते हैं सरकारी खजाने में, आपके पैसे जमा करा देते हैं, और उसके बदले में जो दुकानदार 2000 देता है, उसके बाद वो कितनी लूट मचाता होगा आपको अंदाजा नहीं है। वो उस 2000 के बदले वो 20,000 2 लाख तक जो है वो दिहाड़ी लगाता है। उसकी बात ये नहीं उसको पूछने वाला कोई नहीं होता। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी जो है ना, वो इससे नहीं जुड़ी होनी चाहिए कि इसने कितने जुर्माने किए हैं, कितने रेट्स किए हैं। इसकी कारकर्दगी का मुआवजा इस चीज से करना चाहिए कि जो इलाका इसको सौंपा गया है, उस इलाके में अवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है। कितनी FIR कोई ठीक नहीं होगा जब तक ऊपर जो अथॉरिटीज बैठी हुई हैं वो जो हैं अपनी सख्तियां नहीं करेंगी, सिस्टम ऊपर से ठीक नहीं होगा, तब तक कुछ ठीक नहीं होने वाला। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हेडलाइंस के बाद हम दोबारा से हाजिर होंगे। आज के भाव बता रही हैं मायदा, हमारे साथ हैं। मायदा से बात कर लेते हैं। जी मायदा। बिल्कुल रिदा, जिस चीज़ को भी आप देख लें, महंगाई के दौर में हर चीज़ जो है वो हमारे शहरियों की पहुंच से दूर होती चली जा रही है। चाहे आप बीफ लेने के लिए जाते हैं, मटन या सब्जियां लेने के लिए जाते हैं, तो उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। सरकारी नर्ख जहां पर सब्जियों के देखने में नज़र आ रहे हैं कम, वहीं पर ओपन मार्केट में जो है वो अपनी मनमानी कीमतें जो है वो वसूल की जा रही हैं। शहरी जब आते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए तो वो कहते हैं कि जब हम यहाँ पर आते हैं सब्जियों की कीमतें पूछते हैं तो जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि हमें पीछे सरकारी नर्ख इस तरह से मिलते हैं तो हम सस्ती सब्जियां जो है वो किस तरह से बेच सके। कोई भी सब्जी मौसमी है उसको आप देख लें, उसमें 1 से 2 रुपये जो है वो इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। तो शहरी भी अच्छा खासा गिला शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर जो है दुकानदार भी अपनी जगह जो है वो गिला शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और हुकूमत से भी अपील करते हुए दिखाई देते हैं कि जो बढ़ती कीमतें हैं उनको कंट्रोल किया जाए, ताकि सिर्फ ना सब्जियाँ जो है वो उनकी पहुँच में हो सके, बल्कि यहाँ पर चिकन, बीफ, मटन जो भी अशिया हैं वो हमारी शहरियों की पहुंच में हो, ताकि घर में जो है वो इजीली फ्रूट्स भी लेकर जा सके और सब्जियां वगैरह भी जो हम अपने घर में लेके जा सकें। ठीक है मायदा, बहुत शुक्रिया। और अब आज का टोटका शामिल करेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हेल्दी टिप। ये जो आंखों के गिर्द स्याह हल्के हैं, ये हर दूसरे शख्स का मसला है और इसकी एक बड़ी वजह होती है वो है पानी की कमी और बॉडी में विटामिन्स मौजूद ना होना। तो स्याह हल्कों से छुटकारा बादाम के तेल से किया जा सकता है, क्योंकि इस तेल में विटामिन ई पाया जाता है। अगर आप इसको जिल्द पे लगाते हैं, अप्लाई करते हैं और थोड़ी देर के लिए ओवरनाइट छोड़ देते हैं तो यकीनन इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। दूसरी जानिब आपको बताएं एक और टोटका है किस तरह से इन हलकों से छुटकारा पाया जा सकता है, वो है टमाटर के जूस का इस्तेमाल किया जाए। तो लीमू और टमाटर के रस को हम वज़न लें और इसे आंखों के नीचे लगाएं 10 से 15 मिनट तक, और उसके बाद इसे धो लें, साफ़ कर लें, ड्राई कर लें और रोज़ इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बेज़रर सी चीज़ है। अप्लाई करने से इसका कोई नुकसान नहीं है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल अगैन। नेक्स्ट टिप ये है कि अर्के गुलाब का इस्तेमाल किया जाए, हलकों का ख़ात्मा इससे मुमकिन है। और रुई में लें और उसको अर्के गुलाब में भिगोएं और उससे अर्के गुलाब जो है वो अपनी आंखों के इर्द गिर्द अप्लाई करें। और सबसे जो अहम चीज़ है वो है अपनी नींद को पूरा करें और जो अपना वाटर इनटेक है उसे पूरा रखें, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से भी सबसे पहले जो उसका इफ़ेक्ट होता है वो आपकी आंखों के इर्द गिर्द नज़र आना शुरू होता है। और नींद अगर आप पूरी करेंगे, जो कि 8 आवर्स बताए जाते हैं, अगर आप अपनी नींद पूरी कर रहे हैं तो आपकी आंखें जो हैं वो यकीनन फ्रेश होंगी और आंखों के नीचे स्याह हलकों से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा विटामिन ई के तेल का आप इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि विटामिन ई में फ्री रेडिकल्स जो हैं वो इन हलकों से लड़ने में मददगार साबित होते हैं। जब उम्र बड़ी होती है इंसान की और झुर्रियों की वजह से रात को सोने से पहले आपने ये अप्लाई करना है, तो तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं इससे आप बहुत इजीली छुटकारा पा सकते हैं। और सबसे एक जो मेरा फेवरेट टोटका है वो है नारियल के तेल का इस्तेमाल। इसमें बहुत सारी जो हैं वो फ़वाइद हैं, बहुत बेनिफिशियल है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए स्किन में। इसी तरह ये आपके हलकों के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है। अगर आपके हल्के हैं तो आपने नारियल के तेल का इस्तेमाल करना है और आँखों के इर्द गिर्द इसको अप्लाई कर लेना है रात को सोने से पहले। विटामिन ई के तेल की तरह नारियल का तेल का इस्तेमाल करें और
सारी पहले इसको मसाज करें और एक इसको छोड़ दें। टी बैग का जो इस्तेमाल होता है वो भी इसी तरह बहुत बेनिफिशियल होता है। हमारे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक और गेस्ट के साथ आप हमारे साथ ही रहिएगा। और अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हेयर फॉल और जितने भी हमारे हेयर से मुतल्लिक मसाइल हैं, बालों से मुतल्लिक, क्योंकि आजकल मानसून है, मौसम ऐसा है तो हेयर फॉल भी बढ़ जाता है, फ्रिजीनेस, डलनेस और हर तरह के मसाइल उनमें इजाफा हो जाता है। किस तरह इसकी वजह क्या होती है और किस तरह से हम इस पे काबू पा सकते हैं, कौन कौन से मसाइल पेश आते हैं लोगों को, सब हम डिटेल में जाएंगे। हमारे पास हमारी ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं इस वक्त। डॉक्टर मोमिना हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट, और साथ ही साथ उनके न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे पास डॉक्टर वर्दा अमजद। तो सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले डॉक्टर मोमिना आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं किस तरह के बालों से रिलेटेड मसाइल लेकर आते हैं? हेयर फॉल इज समथिंग जो कि बहुत कॉमन हो गया है आजकल। हेयर फॉल के साथ गिरते हुए बालों के साथ वही जो आप कह रहे थे, बालों की डलनेस, ब्रिटल बाल और बॉल्ड पैचेस ऑल ओवर द हेयर। तो जो कॉमनेस्ट वजूहत हैं, एक तो सबसे पहले न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, तो खुराक में हमारी, तो आयरन डेफिशिएंसी पाकिस्तानी खवातीन में, सर के बाल गिरने की, बच्चियों में, यंग औरतों में, पोस्टपार्टम फिर प्रेगनेंसी के बाद भी एक्सेसिव हेयर फॉल जो होती है, यूजुअली दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड पोस्टपार्टम रिलेटेड हार्मोन हेयर लॉस एज वेल। उसके अलावा हार्मोनल चेंजेस के साथ, तो बच्चों के विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ये सारी वो कमियां हैं जो कि आप किसी बच्चे का भी आज कराएंगे तो वो डेफिशिएंट है इसके अंदर। उसके बाद हार्मोनल चेंजेस, अब हार्मोन्स में दो तरह के, PCOS आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, तो PCOS के साथ मेल पैटर्न हेयर लॉस, जिस तरह खवातीन में, बच्चियों में गंजपन की तरह वाले बाल गिर रहे हैं। उसके अलावा थायराइड डिजीज़, जिन लोगों को हाइपोथायरॉइडिज्म है या हाइपरथायरॉइडिज्म है, उनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। उसके बाद अगेन कमिंग बैक टू योर फील्ड, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टाइलिंग, अगर आप हेयर स्ट्रेटनिंग, हीटिंग, ये सारा का सारा दिस डैमेजेस योर हेयर। सो ब्रिटल हेयर, डल हेयर, फ्रिजीनेस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये स्टाइलिंग डैमेज से भी आती है। सो हीट, लॉट्स ऑफ स्टाइलिंग, लॉट्स ऑफ हेयर प्रोडक्ट्स, बिल्डअप ऑफ हेयर प्रोडक्ट्स, दैट ऑल्सो, वो उससे भी सर के बाल गिरते हैं। उसके अलावा स्ट्रेस, आजकल हम शरीर सारा पूरा ओवरऑल क्रॉनिक स्ट्रेस से बहुत बाल गिरते हैं। उसके अलावा इन्फेक्शंस, अब पिछले 2-3 साल में हमने, हेयर फॉल इतना बड़ा मसला नहीं हुआ करता था आज से 3-4 साल पहले, लेकिन कोविड, डेंगू, टाइफॉइड लाहौर में पिछले 2-3 सालों में सबको ये हुआ है, ये कोई ना कोई बीमारी लग चुकी है। तो डेंगू, टाइफॉइड, इस तरह की कोई बीमारी होती है। सिंपल बुखार के साथ भी आजकल कोई आता है कि जी बुखार हुआ था 1-2 महीने पहले, उसके बाद अच्छा, इसको हम टीलोजिनस फ्लूवियम कहते हैं, अचानक बॉडी आपकी स्ट्रेस में गई, आप पे बीमारी आई, तो फिजिकल स्ट्रेस आया बीमारी का। और उसके बाद एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ में दुनिया में उन्होंने प्रूव किया है कि कोरोना के बाद 90% लोगों को थोड़े बहुत से लेके बहुत शदीद ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है। दैट इज़ वाई हेयर फॉल इतना इंपॉर्टेंट मसला बन गया है, बिकॉज आप जिससे ही बैठ के बात करेंगे वो आपको ये जरूर कहेगा आज बाल बहुत गिर रहे हैं, मेरे बाल पहले बहुत हेल्दी हुआ करते थे, बाल कम हो गए। तो ये मोटी मानसून के मौसम का भी इफेक्ट होता है, वेदर के साथ होता है, वेदर चेंज, सीजनल चेंज। इस वक्त ज़रा मानसून वाले वेदर में वैसे भी शेडिंग ज़्यादा होती है, तो इसलिए इस वक्त आपको ज़्यादा अपने बालों का ख्याल रखना है। एंड ओवरऑल भी बिकॉज ये जनरल ट्रेंड ही चल रहा है कि इस वक्त सर के बाल गिरना छोटे बच्चे से लेके एक एडल्ट तक, बड़े बंदे तक भी बहुत बड़ा मसला बन गया हुआ है। सो हेयर फॉल इस वक्त तो मेरे पास, अगर आप मुझे कहें कि जी आज से साल पहले क्या ज़्यादा आपके पास आया करता था, हेयर फॉल आया करता, तो मेरे पास रोज़ाना के हिसाब से आप समझें कि 30% हेयर फॉल वाले पेशेंट ज़्यादा हो गए। एंड दे रेंज फ्रॉम अ 7-year-old, 7 साल के बच्चे से लेकर छोटे बच्चों में भी ये मसला है, यही डेफिशिएंसी, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। हार्मोनल चेंजेस से ज़्यादा बच्चे पिकी चूजी ईटर्स बन गए हुए हैं, खाना ठीक नहीं खा रहे हैं बच्चों में। तो आप कराएंगे, अब मैं छोटे बच्चों में मैं कराती हूँ, अगर मैं CBC का हीमोग्लोबिन कम निकल रहा है, विटामिन D कम निकल रहा है, विटामिन B12 कम निकल रहा है, तो वही बात शिफ्ट फ्रॉम घर का खाना, फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू जंक फूड, दैट हैज़ ऑल्सो चेंज। और फिर वही बात, ये डेंगू, टाइफॉइड, ये सब कुछ हमारे बच्चों को, तो मेरी बेटी को लास्ट ईयर हुआ था, शी गॉट डेंगू एंड टाइफॉइड बोथ, तो बहुत शदीद उसके सर के बाल गिरे। सो आई फेस दिस विद माई डॉटर, शी जस्ट 7, तो उसके साथ भी मुझे ये मतलब जैसा कि आपने बताया कि ग़िज़ाएँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट आपसे मैं इस हवाले से बात करूँगी कि आप क्या सजेस्ट करती हैं कि बच्चों की खुराक कैसी होनी चाहिए, क्या हमें उनकी खुराक में ऐसा शामिल करना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म में वो इस तरह के मसाइल से बच सकें?
अच्छा, अगर हम पाकिस्तान के प्रैक्टिसेस देखी जाए ना, तो यहाँ पे बच्चों को बहुत चूज़ी ईटर्स बच्चे आ जाते हैं कि मदर्स का भी वो उस तरह का रोल नहीं है आज जो हमारी माँओं का हमारे टाइम पे था। कुछ भी खिलाती थी, कुछ भी नहीं, कुछ भी पड़ता था। इवन के हमारे तो हम डंडे पे खाते होते थे कि खाना ही है। लेकिन आजकल मतलब माँओं का भी ये है कि जो बच्चे खा रहे हैं उनको खाने दो, और उसमें भी ज़्यादा जंक फूड आ जाता है। अगर आप वेजिटेबल्स की बात करें, अगर आप प्रोटीन इनटेक की बात करें, अगर आप आयरन रिच फूड्स की बात करें, वो बच्चे बिल्कुल ही नहीं लेते। बच्चों के अंदर बिल्कुल ही वो कैपेसिटी नहीं आती, बच्चे ज़्यादातर जंक फूड पे रहते हैं। और प्रोटीन डेफिशिएंसीज की वजह से हाल ही हेयर फॉल के अलावा आपकी स्टंटेड ग्रोथ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और बच्चों की हाइट में बहुत ज़्यादा इशू आना स्टार्ट हो गए हैं। बच्चों में एग्स की आजकल इतनी ज़्यादा वो आ गई कि बच्चे एग्स खाते ही नहीं है। मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं कि आपने इनको जो देना है आप दे देंगे, एग्स नहीं खाते, दूध नहीं पी सकते। पर डे बच्चे को हमें कितने मतलब एग्स देने चाहिए आजकल, क्योंकि गर्म मौसम आप में तो 1 एग डेली दे सकते देते हैं। नहीं, आप 1 एग डेली दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता। हाँ, जो हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट आ जाते हैं, जो बीपी पेशेंट आ जाते हैं, उनको भी हम एग वाइट्स की तरफ ले आते हैं। हम एग योक से मना कर देते हैं, लेकिन ये कि हम एग टोटली रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, बिकॉज एग इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ बायोटिन एज वेल एज फॉर द प्रोटीन्स। तो हम उस चीज़ को कभी भी नहीं रोक सकते, और बायोटिन की वजह से आपकी हेयर ग्रोथ वैसे इंप्रूव हो जाती है। और उसके अलावा जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, जिसमें पालक आ जाता है, साग आ जाता है, इसके अंदर हाई वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं जो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो हमारे यहाँ पे बच्चे खाते ही नहीं हैं सब्जियाँ। मतलब हम लोग शायद हम ही वो आखिरी जनरेशन थी जो सारी सब्जियाँ खा लेते थे। अब वाले बच्चे ज़्यादातर यहाँ चिकन पे हैं या ज़्यादा जंक पे हैं। वो वेजिटेबल्स का इंटेक उनका अंदर है ही नहीं। कौन सा हेल्दी बॉयलर मतलब उस तरह वाली चीज़ आ जाती है। टोटल वो जो देसी मुर्गी वाली, मैं तो कहती हूँ आजकल जो अंडे आ रहे हैं वो भी असली नहीं होती ये चीज़, वो भी आप यकीन नहीं कर सकते। डिस्कस कर रहे हैं जो आज का सबसे बड़ा इशू है, हर बंदा फेस कर रहा है, हेयर फॉल। तो डॉक्टर मोमिना आपकी तरफ आऊँगी मैं कि आपके पास लोग, आपने बताया कि यही इशू और ये पिछले कुछ सालों में ये इशू बढ़ गया है, तो आपके पास कौन कौन से ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं जो कि आप लोगों को देखते हैं? सो बेसिकली इनिशियली तो हम वजह फाइंड आउट करेंगे कि कॉज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होता है। अगर तो वही ग़िज़ाई कमी है, सब कुछ है, तो येस मैं आई टेल देम कि अच्छी प्रोटीन डाइट लें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐड करें, उसके अंदर मल्टीविटामिन साथ ऐड करके देती हूँ। और साथ हम लगाने वाली दवाओं से लेके इंजेक्टेबल्स तक हमारे पास ट्रीटमेंट मौजूद है। तो कोशिश हमारी यही होती है कि एवरीवन गोज़ वे कि जी सुई वाला काम ना करना पड़े। तो हमारे पास वैसे जो है ओरल सप्लीमेंट्स, टॉपिकल एप्लीकेशंस, उसके बाद पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। अच्छा, मैंने आपसे एक और हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए कि पीआरपी और हेयर ट्रांसप्लांट में क्या डिफरेंस होता है? बहुत डिफरेंस होता है। तो पीआरपी में हम आपका अपना खून लेते हैं, आपकी वेन से खून लेंगे, उसको मशीन में वो घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं हाई स्पीड पे, जो आपके लाल खुलिए हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, आपका प्लाज्मा ऊपर आ जाता है। उस प्लाज्मा के अंदर प्लेटलेट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, आपके सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं। सो जहाँ पे किसी तरह आपको स्किन पे चोट लगे तो वहाँ पे छिलका आता है और नई जल्द फिर से बन जाती है। सो वही ग्रोथ फैक्टर्स जो आपके खून में मौजूद हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं सर पे बाल उगाने के लिए। सो वो आपका अपना ब्लड लेते हैं, उसको मशीन में घुमा के वो प्लाज्मा लेके बालों की जड़ों में इंजेक्ट करते हैं, सर के अंदर ओवरऑल पूरे बालों की जड़ों में। उसमें ग्रोथ फैक्टर्स हैं, वो बालों की जड़ों को मजबूत करेंगे, नए बाल उगाने में मदद करेंगे। तो इसको हम पीआरपी कहते हैं। अगर वो बॉल्डनेस है तो वो नहीं, बॉल्डनेस कवर नहीं होती। जिस तरह किसी को हेयर फॉल हो रही है ना, हेयर थिनिंग हो रही है, बाल पतले हो रहे हैं, कम होने शुरू हो गए हैं, खवातीन में करते होंगे। खवातीन में, मर्द हज़रात में, दोनों में होता है। एक्चुअली मर्द हज़रात में पीआरपी में का बहुत अच्छा रोल है। सो पीआरपी में हम ये किया कि जब आपके बाल गिरने शुरू हो, पीआरपी तब का ट्रीटमेंट है। जब बिल्कुल गंजपन आ जाए, जैसा स्किन नजर आनी शुरू हो जाए, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट आता है। हेयर ट्रांसप्लांट ये होता है कि हम सर के गर्दन के पीछे से, आपने देखा होगा कि जब लोगों के बाल गिर जाते हैं तो पीछे एक पट्टी सी रह जाती है सिर्फ बालों की, वो पट्टी हार्मोन्स पे डिपेंडेंट नहीं होती है। सो उस पट्टी में से बाल लेके वो बाल लगाए जाते हैं, जिस तरह आप बाकायदा चावल कहीं पे लगाते हैं ना, तो लिटरली वही वाला कॉन्सेप्ट है कि एक बालों के छोटे छोटे स्किन के अंदर सुराख करके उसके अंदर वो बाल लगाए जाते हैं और फिर वो बाल उगते हैं। वो आपके अपने ही बाल होते हैं। लेकिन पीआरपी इज़ नॉट लाइक दैट। पीआरपी जब आपका ब्लड लेते हैं और उसको ब्लड को इंजेक्ट करते हैं। इसी तरह हमारे पास अब स्टेम सेल्स आ गए हैं, एक्सोसोम्स आ गए हैं, जो कि पीआरपी से भी एडवांस्ड है। पीआरपी में आपका अपना खून लेते हैं, ये लैब में स्टेम सेल्स, ग्रोथ फैक्टर्स, वही पीआरपी वाला मैकेनिज्म है। एक वाइल के अंदर आएगी ये दवा, जिसको हमने सिरिंज में निकाल के आपके बालों की जड़ों में लगा देना है। सो बहुत एडवांसमेंट्स आ गई हैं अब तो बालों के ट्रीटमेंट में। और हम कोई डैमेज हेयर आपके पास लेकर आती है मोस्टली खवातीन के हमारे, चलिए ये तो हेयर फॉल का एक मसला हो गया, फिर अगर डैमेज हेयर है कि शाइन नहीं है या फिर फ्रिजी हो रहे हैं हेयर, डल हेयर है, इसके लिए भी कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होती हैं? इसके लिए येस, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ जैसे अच्छा एक और हेयर फॉल की वजह जिसको आप कैरेटिन कहते हैं, ब्राज़िलियन बोटॉक्स कहते हैं, जो स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स हैं या रिबॉन्डिंग है, ये सारा का सारा बालों को डैमेज करता है। बट देयर इज अनदर जो फ्रिज को निकालने वाले ट्रीटमेंट्स हैं, इट्स कॉल्ड हेयर बोटॉक्स। सो जो हेयर बोटॉक्स है ना, दैट्स अ बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू आपका कैरेटिन रिबॉन्डिंग, क्योंकि जब आप उसका बॉन्ड तोड़ रहे हैं बाल का और उसको फिर से
क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसको केमिकल डैमेज दे रहे हैं। वो बाल आपका ब्रिटल होकर कुछ अर्से बाद टूटना शुरू हो जाएगा। नोटिस किया होगा इफ़ यू गॉटन दैट डन कि वो बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो एक हफ्ते तक तकरीबन उसका इफेक्ट नजर आता है। मैंने आई गॉट हेयर बोटॉक्स वंस, तो उसका एक हफ्ते तक ये होता है कि बाल बहुत शाइनी से लग रहे होते हैं, आप हाथ लगाते हैं ऐसे अच्छा लग रहा होता है, आपके बाल बड़े नरम होते हैं। बेसिकली अब मॉइस्चराइजिंग ट्रीटमेंट तो हेयर बोटॉक्स इज समथिंग कि 2-3 वॉश के बाद वो गायब हो जाता है सब कुछ। तो जो इतना टेम्परेरी वाली चीज़ें हैं दैट इज बेटर। जो परमानेंट लॉन्ग टर्म है, इस तरह केराटिन रिबॉन्डिंग जो 6 महीने आपके निकालते हैं, दैट इज मोर डैमेजिंग टू द हेयर। सो उसके साथ वही बात, यू गिव देम सप्लीमेंटेशन, आयरन देते हैं, जिंक देते हैं, सेलेनियम देते हैं ताकि बाल का टेक्सचर बाल में जान भी आए, और उसके अलावा अच्छी प्रोटीन डाइट। एंड आप रिकमेंडेशन यही होती है कि आप स्टाइलिंग कम करें, आप बालों की डाइंग कम करें, बिकॉज दिस इज़ ऑल केमिकल डैमेज एंड केमिकल ट्रॉमा टू योर हेयर। आप जितना इससे बचेंगे उतना ही बाल आपके ठीक रहेंगे, बिकॉज कांस्टेंट एक दफ़ा 2 दफ़ा तो डॉक्टर ये देखिएगा कि मेरा जैसे फॉर एग्जांपल आई गेट माय हेयर स्ट्रेटन एवरी डे, ब्लो ड्राई एवरी डे, तो अब मेरे बाल बहुत फ्रीजी हैं, ये स्प्लिट एंड्स हैं। इफ़ आई कम टू यू, मतलब व्हाट ट्रीटमेंट वुड यू सजेस्ट कि मेरे लिए क्या होगा? यू विल गेट माय टेस्ट डन फर्स्ट कि क्या इशू कहाँ पे आ रहा है? पहले आपके टेस्ट करवाऊंगी, सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कराऊंगी, देन मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क। बेसिकली जिनको सन बालों में फ्रिज आ गई होती है, बिकॉज ये आपका अब रूट से तो चलो है इशू आ रहा, लेकिन ये आपका एंड्स का इशू आ गया और बाल की लेंथ का इशू आ गया। सो मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क, हेयर ट्रीटमेंट्स, इस तरह की चीज़ों की तरफ फिर हम जाते हैं। एंड जैसे आपने कहा ना कि हेयर बोटॉक्स टेम्प्रेरी है, हेयर बोटॉक्स को अगर आप रिपीटेडली कराएं तो येस वो आपके बालों को बेसिकली मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा। हाइड्रेशन वाले ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएं जो कि स्किन को मॉइस्चराइज करें, बालों को मॉइस्चराइज करें। हाइड्रेशन इज़ अ बेटर ऑप्शन रादर देन जो है ना, और स्प्लिट एंड्स के लिए तो ये कि आपको रेगुलर ट्रिम्स कराने हैं। हाइड्रेशन की बात हो रही है, वर्दा आपसे भी जानूंगी, लेकिन अभी यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद दोबारा से इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने बालों की हिफाजत करें और उसके लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। अब हम वर्दा का रुख करेंगे और उनसे हम पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खाएं जिससे, क्योंकि लड़कियों को शौक़ होता है लंबे बालों का, तो बाल लंबे करने के लिए और शाइनी करने के लिए जो मैंने आज तक सुना है कि फ़िश बहुत अच्छी होती है, तो आजकल खा सकते हैं गर्मियों के मौसम में फ़िश के, उसका अल्टरनेटिव भी क्या हमारे पास? हमारे पास ये कुछ सीज़न होते हैं जून जुलाई अगस्त जिसमें हम कहते हैं आपको फ़िश नहीं खानी चाहिए, बट अगर हम फ़िश के अल्टरनेटिव्स की तरफ हैं तो वहाँ पर नट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है कि आपने हैंडफुल ऑफ नट्स खाने हैं, लेकिन पाकिस्तान में हैंडफुल ऑफ नट्स ऐसे होते हैं कि यहाँ से भी नट्स बाहर निकल रहे होते हैं तो इतने ज़्यादा नट्स नहीं खाने चाहिए। लाइक आपको ये कहिए कि 5 to 6 आलमंड्स, 2 to 3 पिस्ताशियो, 1 वॉलनट, इस तरह आपको वो नट्स खाने चाहिए जो कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की बहुत अच्छी सोर्स होती है और आपके अंदर एज ए गुड फैट जाते हैं। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि हेयर ग्रोथ के लिए कौन सा अच्छा होता है, एक बहुत कॉमन चीज़ है स्वीट पोटैटो, जिसको हम शक्करकंदी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी रिच इन आयरन। ठीक है, उसमें ये चीज़ होती है कि हमारे जब जिस तरह इन्होंने बात की कि पाकिस्तान में ज़्यादातर आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया और इसके अलावा जो फेरेटिन लेवल्स हैं बॉडी में बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, हम लोग आजकल क्रैश डाइट्स बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। क्रैश डाइट्स इस तरह के जब लोग डाइटिंग की तरफ आते हैं, लोग टोटली सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। सारी चीज़ें छोड़ने से आजकल एक डाइट कीटो बहुत ज़्यादा, कीटो है, लिक्विड डाइट। उसके बाद काफ़ी लोगों को शिकायत करते सुना है कि पतले तो हम हो गए हैं, लेकिन हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, लेकिन हेयर फॉल बिल्कुल उनका सर गंजा हो गया। क्योंकि जब आप कीटो की तरफ आते हैं, आप टोटली कार्ब्स को अपनी बॉडी से रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, आप प्रोटीन्स को भी कम कर देते हैं और आप हाई फैट की तरफ चले जाते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि व्हेन एवर यू लूज अ वेट, आप उसको हेल्दी तरीके से करें, आप उसके पोषण कंट्रोल की तरफ आ जाएं, आप फिजिकल एक्टिविटी इनहांस करें, लेकिन उसके पोषण कंट्रोल की तरफ आ जाएं, लेकिन आप क्रैश डाइट की तरफ ना आ जाएं। इवन के लोग अक्सर टोटली लिक्विड डाइट की तरफ चले जाएं। लिक्विड डाइट में क्या होता है कि 1 फुल वीक यू आर ऑन लिक्विड। ठीक है, उसमें आप कुछ नहीं खाते, कुछ भी नहीं। अच्छा, स्वीट पोटैटो शक्करकंदी आपने बोला है कि बालों के लिए, लेंथ के लिए बहुत अच्छी होती है अगर आप इसको खाएं, लेकिन इससे वजन भी तो बढ़ता है, ये तो लोग इसको अवॉइड करते हैं। नहीं, इसमें वजन ये है कि अगर हर चीज़ देखें, अब ये अगर स्वीट पोटैटो भी है ना तो देयर इज़ अ अमाउंट ऑफ स्वीट पोटैटो। ठीक है, अब ये है कि आप स्वीट पोटैटो खाने बैठे हैं, अब वही बात आ जाती है वी हैव टू कंट्रोल दी पोर्शन। यू कैन हैव अ 1 स्वीट पोटैटो पर डे, वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा, ना आपका वेट गेन करेगा ना कुछ। इफ़ यू एक्सीड अ सर्टेन लिमिट, वो कोई हेल्दी चीज़ भी होगी, वो एक सर्टेन लिमिट के बाद वो टॉक्सिसिटी की तरफ चली जाती है, तो हम उसको एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा क्रॉस नहीं करते। इसके अलावा एक बहुत मतलब वो जूस है कीवी जूस, दैट इज़ वेरी गुड फॉर दी हेल्दी हेयर ग्रोथ।
कीवी जूस इस तरह का जूस है कि लोग अक्सर कहते हैं कि हम पी नहीं सकते, लोग अक्सर कीवी खाते ही नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप ब्राउन शुगर ऐड करके उसका थोड़ा सा माइल्ड टेस्ट करके आप कीवी जूस वो कर सकते हैं। और स्पेनिश जूस वैसे इतना यहाँ पे नहीं पिया जाता, ओवर द वर्ल्ड पिया जाता है। तो ये कि और ज़्यादा आप रॉ सैलेड का इंटेक करें, ठीक है। जो वाइटामिन और मिनरल्स जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं वो आपको ज़्यादातर रॉ सैलड्स में मिलते हैं। हम हमेशा पेशेंट्स को ये कहते हैं कि आप दोपहर के खाने और रात के खाने से पहले 1 स्मॉल बाउल ऑफ रॉ सैलड अपने साथ रखें, जो कि आप खाने के साथ लाजमी खाएं। ठीक हो गया। डॉक्टर मोमिना, आप बताइएगा कि जब आपके पास मरीज़ मोस्टली आते हैं हेयर फॉल को लेके, आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स बता दी हैं कि मोस्टली बच्चे भी अब आने लग गए हैं, तो लेकिन जो आदमी होते हैं उनका भी एक इशू होता है और अक्सर यू नो दे हैव दिस मोस्टैच एंड बियर्ड प्रॉब्लम एज वेल, तो उसमें भी मैं उसको भी ऐड करूँगी क्योंकि बहुत सारे मर्द हजरात भी देख रहे हैं, तो दे ऑल्सो डू गेट दिस पीआरपी ट्रीटमेंट। बिल्कुल दे गेट पीआरपी ट्रीटमेंट। तो अब हमने इन्फेक्शन की तरफ तो हम आए नहीं, बालों के चंद इन्फेक्शन भी हैं और चंद बीमारियां भी हैं जिनमें बाल गिरते हैं। बालचर जो बहुत कॉमन है, एलोपेशिया एरियाटा जिसको कहते हैं, तो आदमियों को मुस्टैच में, बियर्ड में, बालों में भी आता है। तो उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हम बेसिकली स्किन के अंदर इंजेक्शंस लगाते हैं, उसमें इंट्रालीजनल होता है, दैट्स बेसिकली स्टेरॉइड इंजेक्शन, वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है उसका। प्लस हम इसके लिए पीआरपी भी करते हैं। सो सर के बालों के लिए, मुस्टैच के लिए, बियर्ड के लिए हम कॉन्स्टेंटली ये पीआरपी, क्योंकि ये अवेयरनेस नहीं है लोगों को इतनी कि आदमी ये भी बहुत सारे, आपके पास तो पेशेंट्स आते होंगे, मेरे पास तो आहिस्ता आहिस्ता ये अवेयरनेस ही बढ़ती जा रही है, ना सिर्फ सर के बाल बल्कि अपनी दाढ़ी मूंछ को संवारने के लिए भी लोग कम ऑल द टाइम कि जी बालों की डेंसिटी नहीं है, बालों की डेंसिटी बेहतर कर दें। लोग अब बियर्ड ट्रांसप्लांट्स करा रहे हैं कि कहीं पे बाल हैं कहीं पे नहीं है, तो इसी तरह सर का ट्रांसप्लांट होता था, सब बियर्ड का भी ट्रांसप्लांट हो रहा है। पीपल कम ऑल द टाइम और आदमी अब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। मतलब मेरे पास अगर आप, मैं आपको कहूँ ना कि हेयर फॉल के लेट्स से दिन के 20 लोग आते हैं, तो बीच में से आई थिंक 12 से 13 आदमी होंगे और यंग बच्चे, बच्चियाँ यंग, बच्चियों को हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, पीसीओएस के इश्यूज हो रहे हैं। बॉयज़ को भी जब जिम शिम शुरू करते हैं तो उसके बाद जब ये 18-20 साल के बच्चे जिम शुरू करते हैं, प्रोटीन पाउडर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, सो आई ऑलवेज टेल देम कि आप खाने में प्रोटीन ऐड कर लें। सर अक्सर कही थी अंडे खा लें, आप चिकन या ग्रिल्ड फिश ऐड कर लें खाने के अंदर। जब आप वो प्रोटीन पाउडर्स प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट वो चीज़ें लेते हैं, दे हैव हार्मोन्स इन देम, तो उसके साथ बेसिकली योर टेस्टोस्टेरोन लेवल गोज अप और वो हार्मोनल जो आदमियों में सबसे कॉमन वजह बाल गिरने की हार्मोनल है, जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस इसको कहते हैं, या मौरूसी हेरिडिटी जेनेटिक है। आपकी फैमिली में अगर है, हिस्ट्री है, और स्पेशली अगर आपकी अम्मी की साइड पे हिस्ट्री है, ज़रूरी नहीं कि आपके अब्बा की साइड पे हिस्ट्री हो, आपकी अम्मी की साइड पे अगर आपके मामूस के बाल कम है, अगर आपकी अम्मी के बाल कम हैं, तो यूजुअली वो लड़कों में बहुत आता है और बहुत जल्दी एज पे हम देखें। तो जो चीज़ हम 35 साल की उम्र में देखा करते थे वो हम 19 से 20 साल की उम्र में आजकल देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, कितने सेशंस होते हैं अगर आप पीआरपी के लेते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर बियर्ड एंड मुस्टैच तो ठीक है, अगर बालों के लिए भी, ये गंजपन के लिए आप लेते हैं तो कितने सेशंस लेने पड़ते हैं और कितने लॉन्ग टर्म होता है ये? तो 3 से 5 सेशन डिपेंडिंग अपॉन कि किसको कितनी ज़रूरत है। महीने में एक दफ़ा होता है, यानी अगर आपने 3 सेशंस लेने तो महीने में एक दफ़ा, 3 महीने में आप 1 मंथ आएंगे और 3 सेशंस लेंगे या 5 सेशंस लेंगे महीने के वक्फे से। उसके बाद साल में एक आध दफ़ा मेंटेनेंस सेशंस के लिए हम कहते हैं, बिकॉज अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे, देखिए रोजाना के हिसाब से हम एज कर रहे हैं, हमारे स्ट्रेसर्स हैं, मतलब आपको हर साल उम्र भर साल में एक, हाँ आप लॉन्ग टर्म अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं बाल अपने सर पे, 3 सेशंस 4 सेशंस के बाद सर पे बाल नए आना शुरू हो जाते हैं पीआरपी के साथ, हेयर फॉल रुक जाता है, बाल मजबूत हो जाते हैं और नए बाल भी टू अ सर्टेन एज। मैं 45-50 साल की उम्र के बाद वाले पेशेंट्स को नहीं रिकमेंड करती पीआरपी, बिकॉज बॉडी की रीजनरेट करने की कैपेसिटी खत्म हो गई होती है, तो अननेसेसरली आप किसी को तकलीफ भी दें, पैसे भी स्पेंड करवाएं। एक एक्स्ट्रा वो आई डोंट रिमेंबर द नेम, अभी आपने बताया हम कह रहे थे एग्जैक्टली दैट थिंग हम हर एज ग्रुप में करें, बिकॉज वो लैब जनरेटेड स्टेम सेल्स हैं, उसके अंदर एक वाइल के अंदर 5 बिलियन या 10 बिलियन एक्सोसोम्स हैं, तो वो स्टेम सेल्स ग्रोथ फैक्टर्स हैं। येस, वो मैं ओल्डर लोगों में भी कर रही हूँ, मगर 45 मे बी 50 की एज के बाद मैं पीआरपी आई डोंट रिकमेंड पीआरपी। एक्सोसोम्स येस वी आर डूइंग। फिर जो हम अपने स्टेम सेल्स वाला करें, एक हम रिजेनरा करते हैं, जो हम आपकी गर्दन के पीछे से स्टेम सेल्स लेते हैं, वो ज़रा लोग घबराते हैं उससे कि उसमें 2-3 पंच होते हैं। इज इट पेनफुल? So it is uncomfortable. I would be lying to you if I tell you कि हम नमी क्रीम भी लगाते हैं। नहीं, it is। तो देखें, अगर किसी ने कराना है तो मैं उनको ये कहती हूँ कि देखें, it's because it's a lot of needles going inside your scalp, 200-300 pokes हो रहे हैं, it is uncomfortable for a day। देखिए, हम आपको नमी क्रीम भी लगाते हैं, हम सुन करने वाला इंजेक्शन भी लगाते हैं, खूबसूरती के लिए इतने जतन तो करने पड़ेंगे। 1-2 दिन दुखन होती है सर के अंदर, आपको हाथ लगाते हैं, नो गेन विदाउट पेन, इस पे मजीद बात करेंगे। अच्छा, ग्रे हेयर भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारा, जो कि पहले इस तरह की जब हेयर डाई करने लग गए उसकी वजह से हमारे ग्रे हेयर आई थिंक ज़्यादा होने लग गए और छोटी एज के बच्चों में ग्रे हेयर विजिबल होने लग गए। इस पर भी बात करेंगे, हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, आपने हमारे साथ ही रहना है।
वेलकम बैक टू द शो। तो हम बात कर रहे थे ग्रे हेयर के हवाले से, सफ़ेद बाल जो कि बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। हमारे पास टाइम भी तो शॉर्ट है, तो मैं कमेंट्स लूँगी डॉक्टर मोमिना के और वर्दा अमजद के हमारे साथ हैं। पहले डॉक्टर मोमिना, आप बताइएगा कि जब इस मसले के साथ आपके पास कोई आता है तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है? इसके लिए हम 2 चीज़ें कराते हैं, एक आयरन कराते हैं, एक B12 लेवल्स कराते हैं। कॉमनस्ट वजूहात इवन थायराइड प्रोफाइल, अर्ली बाल सफ़ेद होने के, यूजुअली कोई ना कोई डेफिशिएंसी निकल आती है, तो जब आप वो रिप्लेस करते हैं पाया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट है? हाँ, अगर तो जेनेटिक नहीं है, अगर तो आपकी फैमिली में नहीं रन करा, और अगर खून की कमी से, विटामिन B12 की कमी से, तो उधर ही रुक जाते हैं। जब आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, मल्टीविटामिन देना शुरू करते हैं, जितने बाल ग्रे हो गए वो तो हो गए, उसके बाद मजीद नहीं। ठीक है, तो हम आप बताइएगा वर्दा, क्या ऐसी ग़िज़ाएँ लेना शुरू करें कि हमारे जो बच्चों में, क्योंकि अब होते हैं तकरीबन 6-7 में भी होते हैं, तो आपके सफ़ेद बाल आना शुरू हो जाते हैं? सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले डेफिशिएंसीज में विटामिन डी और प्रोटीन डेफिशिएंसी आ जाती है, क्योंकि जो प्रोटीन डेफिशिएंसी विटामिन डी की वजह से जो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो प्रीमेच्योर ग्रेइंग की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए हमें प्रोटीन, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन अपनी डाइट में रखनी चाहिए। और इसके अलावा विटामिन डी, पाकिस्तान में तो विटामिन डी डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है कि अब तो हर दूसरा बंदा या तो इंजेक्शंस पे है या कैप्सूल्स पे है। और इवन के वुमेंस में तो कहा जाता है 1 ईयर में आप 2 दफ़ा वैसे ही इंजेक्शंस आप विटामिन डी के ले लें, सो दैट आपकी जो बाकी इश्यूज़ हैं वो ना रेस करें। और इसके अलावा हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। प्रोटीन सब लोग यही कहते हैं सिर्फ गोश्त होते हैं, नहीं, वेजिटेबल्स में भी कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स मानी जाती हैं। इसके अलावा आप सिर्फ खाली चिकन पे ना गए, आप रेड मीट की तरफ भी आ सकते हैं। वंस अ वीक वो कुछ भी नहीं कहता, आप वंस अ वीक ले सकते हैं। तो जो ग्रे हेयर एक दफ़ा हो गए हैं, कैन दे बी ओनली कंट्रोल्ड, या फिर वो दोबारा से ऐसा कुछ खा के वो ब्लैक हो सकते हैं? जो आपके ग्रे हेयर हो गया है ना, वो ऑन द स्पॉट पे उस जगह पे रुक सकते, ठीक है, दे कांट बी ब्लैक अगेन। तो अगर कोई आपको टोट के बता रहा है कि आपके जो सफ़ेद बाल हैं, अगर आप ये खाना शुरू करें तो ये फलानी जड़ी बूटियां, तो कुछ लोग कहते हैं आप अनियन ऑयल लगाएं, काले हो जाएंगे, वो फिर कलर होता है, वो फिर कलर होता है, क्योंकि आपके उस जगह पे ऑन द स्पॉट स्टक हो सकते हैं। बट आप अगर उसको रिवाइव बैक करेंगे तो वो रिवाइव बैक नहीं होते, लेकिन वो भी आपके कंडीशंस पे डिपेंड करता है, आप प्यार है। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन अपनी अर्ली 30s में आकर कह रहे हैं कि मेरे ग्रे बाल है और आई हैव टू रिवाइव बैक, तो वो उस कंडीशन पे रिवाइव बैक नहीं होंगे। हाँ जी, चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर मोमिना एंड वर्दा अमजद हमारे साथ थी, और बहुत सारे हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं बालों के हवाले से आजकल जो लोगों को फेस करने पड़े हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो, और इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, आई होप फॉर यू ऑल। इसी के साथ ही इस शो से अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सब अपना ख्याल रखेंगे। कल दोबारा से इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।